नमस्ते। आज पैगाम संवाद के तीसरे एपिसोड में मैं देवांशी ठाकुर आज अशोक जी के साथ हूँ, जो कि हाउसिंग और लैंड राइट्स नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। और उनका काम उनका जो बेघर होते हैं, होमलेस, और ये कोविड की महामारी पर किया गया है। तो अशोक जी, क्या आप एक दो लाइन में कह सकेंगे कि आपके लिए ये पिछला साल, आपके और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पिछला साल कैसा रहा है? आ, पिछला साल सिर्फ मेरे लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए ही एक चुनौती भरा रहा है। और चूंकि ये एक ऐसी अवस्था थी, एक ऐसी स्थिति आ गई थी जिसके बारे में हर कोई अनभिज्ञ था, किसी को इसकी जानकारी नहीं थी कि इससे कैसे बचा जाए और इसका सामना किस तरह से किया जाए। तो ये एक अनुभव भी लेने का एक समय था, सीखने का समय था, और बहुत कुछ सीखने को मिला इस पूरे एक वर्ष के दौरान। तो आपने जैसे कहा कि काफी कुछ सीखने को मिला, तो ऐसी क्या क्या दिक्कतें आई है या क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस की है, जो बेघर के लिए आप जिनको मदद करते हैं उनको मदद देने में? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो ये पैंडेमिक का समय था, जो कोरोना महामारी का समय चल रहा है अभी, तो बहुत जो दूसरी वेव है ये काफी खतरनाक और बहुत पैनिक हो चुकी है। अभी स्थितियां बहुत दयनीय है। तो जो शुरुआत में भी इसका एक सबसे बड़ा असर ये रहा कि चूंकि जिस समय तालाबंदी किया गया 24 मार्च को, और 22 मार्च को इसकी शुरुआत हुई, 23 को पहला कर्फ्यू लगा। तो 24 मार्च को जब तालाबंदी किया गया तो उस समय सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अलग रहना, जिसे क्वारंटीन कहते हैं, सेल्फ आइसोलेशन में रखना, अलग रहना, मास्क लगाना, शारीरिक दूरी, उसको सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, जबकि मैं उसको शारीरिक दूरी कहता हूं, कि शारीरिक दूरी को मेंटेन रखना, हाथ को सैनिटाइज करना या धोना। तो ये सारे प्रिकॉशंस थे जो लेने जरूरी थे, जो जिसका कि सरकार की तरफ से, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, भारत सरकार हो, या फिर जो प्रबुद्ध वर्ग थे उनकी तरफ से जो दिशा निर्देश था, जो एडवाइस था, यही था कि लोग अपने घरों में रहें। तो अब बेघर लोगों के सामने ये यहाँ पे बहुत बड़ी चुनौती थी कि जिसके पास घर नहीं है, सवाल सबसे बड़ा यही था, चुनौती यही थी कि जिनके पास घर ही नहीं है वो कौन से घर में रहें। तो उस तालाबंदी के पहले सरकार ने वो सारी व्यवस्थाएं नहीं की, जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो बाहर रहने वाले लोग हैं, और जितने भी मेट्रो सिटी है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी आबादी है। सरकार के अकॉर्डिंग भी अगर कुल आबादी का 1% हिस्सा होमलेस है, बेघर है, तो यानी कि आज 2 लाख से 2.5 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पे रहने के लिए विवश हैं। तो इन 2-2.5 लाख लोगों के बारे में सोचा नहीं गया कि ये रहेंगे कैसे। तो सोचा गया किसके लिए, जो कुछ शेल्टर्स बने हैं जिसमें कि कुल आबादी, कुल होमलेस आबादी का 8 से 10% हिस्सा कवर्ड हो पाता है शेल्टर में, उनके खाने पीने के लिए या उनके व्यवस्थाओं के लिए सरकार ने जरूर ध्यान दिया। लेकिन उसके अलावा जो बाहर रहने वाले लोग थे उनके लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। जबकि शुरुआती दौर में दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया कि शेल्टर में जो खाना मिलेगा वो सभी को मिलेगा, सिर्फ बाहर रहने वाले बेघर ही नहीं बल्कि जो मजदूर हैं या फिर और जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको खाने की जरूरत है, वो नजदीकी सेंटर में जाकर के खाना ले सकते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे अलग थी। वास्तविकता ये थी कि इतने संसाधन नहीं थे, इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी कि अनलिमिटेड खाना बन सके और लोगों को मिल सके, तो वो संभव हो नहीं सका। उसके साथ में जो कोरोना की गाइडलाइन थी कि लोगों को दूरी बना के रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है। तो जिस समय भूख का भय हो उस समय ये सारे प्रिकॉशंस धरे के धरे रह जाते हैं। हमें भूख लगी है, कोरोना से तो हो सकता है मैं बच जाऊं, लेकिन भूख से क्या करेंगे, हम कितने दिन तक भूख से लड़ सकते हैं।
तो भूख से लड़ना तो संभव नहीं है। तो फिर उसके लिए क्या होता था कि लोग भीड़ लगा लेते थे, और वो जो सिचुएशन थी, वो जो स्थिति थी, वो काफी दयनीय थी। तो ये बहुत इस पे मेरे ख्याल से सरकार को भी ये सीखने का समय था कि जो एक वेव खत्म हुई थी, खत्म क्या हुई थी, कम हुई थी, थोड़ा डाउन हुआ था अगस्त के बाद से, सितंबर के बाद से। तो उस समय भी इसके लिए सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि जो लोग बाहर रह रहे हैं आके उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे। अभी भी पिछले कुछ दिन से नाइट कर्फ्यू था, और अभी वीकेंड लॉकडाउन है, इसको अगर हम कहें तो ये लॉकडाउन ही है 2 दिन का। अब इस 2 दिन में जो लोग दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, जो लोग रोज कमाते हैं और फिर शाम को उनको भोजन मिलता है, चाहे वो रिक्शे वाले हों, चाहे वो लोडिंग अनलोडिंग का काम करने वाले लोग हों, दिहाड़ी मजदूरी निर्माण मजदूर हों, या फिर शादी पार्टी में काम करने हों, या घरों में काम करने वाले लोग हों, इस तरह के जो मजदूर हैं, जिनकी की एक लिमिटेड आमदनी है और रोज काम नहीं मिलता है, तो बचत का तो सवाल ही नहीं होता है। तो जो रोज कमा करके और खाने वाले लोग हैं, अगर मैं इस सिर्फ 2 दिन की बात करूं, तो इस 2 दिन के लिए क्या सरकार ने कोई व्यवस्था किया? जवाब है नहीं। तो फिर वो जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इस तरह के हैं, उनके सामने तो चुनौती बहुत बड़ी है। अब वो कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें या फिर अपने भूख का इंतजाम करें। जब शुरुआती दौर में मार्च में जब ये लॉकडाउन लगा था, तो चूंकि हम लोग पिछले 20 वर्षों से इसी समुदाय के साथ में जो आवासीन लोग हैं, बेघर लोग हैं, इनके साथ में ही हम काम कर रहे हैं। तो हमारे सामने भी वो चुनौतियां थी कि किस तरह से लोगों को भूख से बचाया जाए। भूख से बचाने के साथ साथ में उन्हें कोरोना के संक्रमण से भी बचाया जाए। तो हमारे लोगों की भी एक जो क्षमता है वो लिमिटेड है, क्योंकि हम सरकार तो है नहीं, उतने संसाधन तो हमारे पास है नहीं, हम लोगों को संसाधन जुटाने पड़ते हैं। तो चूंकि हम लोगों का एक समूह वॉइस ऑफ यूथ करके होमलेस का ही एक समूह है, जिसमें 200-250 सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, जो अलग अलग तरह के काम करते हैं। मजदूरी का ये काम करते हैं, लेकिन वो लोग काम करते हैं और होमलेस के पुनर्वास के लिए या फिर उनके बेहतर जीवन के लिए संघर्ष भी करते हैं, पैरवी भी करते हैं। तो ये सारी चीज तो हम लोगों ने आपस में चर्चा किया कि हम लोग कर क्या सकते हैं। तो हम लोगों ने शुरुआत किया, आपस में कुछ चंदा इकट्ठा करके हमने मोरी गेट के अंदर में एक कम्युनिटी किचन खोला। कम्युनिटी किचन खोलने के बाद से फिर हम लोगों ने उसको चालू किया। तो शुरुआत में तो 100-200 लोगों को रोज हम खाना दे पाते थे, लेकिन हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क की तरफ से काफी सपोर्ट किया गया। पूरा अगस्त तक इसको हम लोग चला पाए, तो जिसमें हम लगभग 800 से 1000 लोगों को प्रतिदिन सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का भोजन, और वो भोजन भी ये नहीं कि दाल चावल या खिचड़ी, ऐसा नहीं, रोटी सब्जी चावल दाल पूड़ी राजमा छोले कढ़ी, अलग अलग तरह के डेली खाना हम लोग देने का काम किए। उसके साथ में हम लोगों ने ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर भी रखा। जो शारीरिक दूरी थी उसको हमने मेंटेन किया। लोगों का, हम लोग जिसको भी आशंका होती थी कि इसकी तबीयत कुछ नासाज है या ठीक नहीं है, तो उसको ऑक्सीमीटर से उसका चेक करना, फिर अगर ऐसा कोई होता था तो उसे फिर अलग रखने की व्यवस्था करना, उसको खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो उसकी व्यवस्था करना। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा अप्रैल से लेकर के और अगस्त 31 अगस्त तक ये हमने इस तरह से एक तो मदद करने की कोशिश की। दूसरा जो था, सरकार के साथ एडवोकेसी का पार्ट जो है हमने बराबर जारी रखा पूरी दिल्ली के लिए, क्योंकि हम इंडिविजुअल तो कुछ एक जगह पे कुछ एक लोगों तक पहुंच सकते थे, संख्या तो दिल्ली में बहुत ज्यादा थी। तो मकसद तो हमारा था कि हर किसी को, आखिरी व्यक्ति तक सुविधाएं जो है सरकार पहुंचाए या फिर किसी भी माध्यम से पहुंचे। तो उसके लिए जो भी सरकार के साथ में जितना भी एडवोकेसी हो सकता था हमने बराबर, चाहे वो स्कूल को कोविड सेंटर बनाने के मामले को लेकर के हो, शुरुआती चिट्ठी हम लोगों ने दिया, बराबर हम लोगों ने उनके साथ में पत्राचार करते रहे, फोन पे हम लगे रहे। तो पैरवी के माध्यम से हम उनको बार बार ही बताते रहे कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, आपको क्या करना चाहिए।
चाहे वो मास्क का बात हो, साबुन का बात हो, पानी की बात हो। हम लोगों ने कपड़े के लिए भी उनसे बोला था, क्योंकि ये कपड़ा लोगों के पास में क्या होता है ना, होमलेस लोगों के पास में, क्योंकि उनके पास रखने की जगह नहीं होती है, ना तो सामान रखने की जगह होती है, ना खाना बनाने की जगह होती है, और ना ही पैसा बचत करने का कोई जगह होता है, क्योंकि उनके पास में दस्तावेज नहीं होता है। तो आज भी लगभग अगर कुछ भी नहीं तो 80% लोग ऐसे हैं, 70% जिसके पास में किसी तरह का दस्तावेज नहीं है। वो चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो। तो अगर ये सब दस्तावेज नहीं है तो बैंक में खाता नहीं खुलवा सकते हैं। तो बैंक में खाता नहीं खुलवा सकते हैं, ना तो बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, ना कहीं रेंट पे वो रह सकते हैं। तो ये बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने है, जिसपे कि सरकार को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हम लोगों ने उसी के साथ में सरकार से ये भी मांग की कि आप जो लोग बाहर हैं, अगर उनके लिए आप आवास की व्यवस्था तत्काल में नहीं कर सकते हैं, तो आप उन्हें रेंटल वाउचर वाउचर की स्कीम जो है वो आप लागू कीजिए, कि अगर आप रेंटल वाउचर देते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो फुटपाथ से हट के घरों में जा सकते हैं, जहां पे कि वो एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जो है वो जी सकते हैं।